गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज जो अपने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, उसमें पहला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला मैंने? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर आज जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो जूल्स हीटिंग लॉ की कुछ एप्लीकेशन पढ़नी है कि वो कैसे अपने को काम आता है। एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या टॉपिक है अपना? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ऐसा बोला जाता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम, देन द हीट इज प्रोड्यूस इन द वायर एंड द इफेक्ट इज नोन एज जूल हीटिंग इफेक्ट। आप बोलेंगे सर जी आप क्या बताना चाहते हैं, हमको समझ नहीं आया। मान लीजिए ऐसा अपने पास कंडक्टर है या वायर है, उसमें कंटिन्यूसली क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बोलेंगे जी सर जी, लेकिन ये करंट फ्लो होने की वजह से हीट कैसे जनरेट होती है, आपको ये जानना होगा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो कोई ना कोई एटम के साथ टकरा रहे होंगे, कोई ना कोई एटम के साथ इनका कोलिजन हो रहा होगा, या एटम के साथ इनका कोलिजन हो रहा होगा। बेसिकली क्या इसी को अपने रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसके बहने में वो रुकावट डालेगा तो क्या वो रेजिस्टेंस हुआ। अब ध्यान से देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो इसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। आप बोलेंगे जी सर जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। ये वैसी एनर्जी होती है जो उसके मोशन की वजह से होती है। आपको मालूम होगा, आप पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अपने जानते हैं कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो जब ये कोलिजन होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, उसमें रुकाव आ जाता है। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्या बोला मैंने? यही उसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली बह रहे थे, करंट इसमें फ्लो हो रहा था, लेकिन जब उसका एटम के साथ कोलिजन हुआ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी टाइप ऑफ डिस्ट्रॉय हो गई, और वही एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब बोलेंगे सर जी ये बात ठीक है, पर अपने पास कैसे एग्जांपल है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप पबजी खेलना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि चलिए एक गेम खेल के बंद कर देंगे। भाई आप फ्लो में 2 से 3 गेम खेल जाते हैं, फिर आपको हाथ में कुछ गरम गरम फील होने लगता है। आप बोलेंगे जी सर जी मेरा मोबाइल हीटअप हो जाता है। वो इसी के कारण होता है, वही है अपना जूल हीटिंग इफेक्ट। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एसी हुआ, पंखा हुआ, बहुत देर तक घूमता है तो आप अगर उसको बंद करके टच करना, वरना बोलेंगे सर ने बोला था। अगर आप उसको बंद करके टच करेंगे तो आपको हीट फील होगी, वो पंखा आपका गर्म हो चुका होगा। उसी को कहा जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। ये अपने को जूल भाई ने बताया था। वो कुछ ऐसा बोला गया था, इट स्टेट दैट heat flowing in a conductor is directly proportional to the square of the amount of current is directly proportional to the resistance of the conductor and is directly proportional to the time through which current flows। ऐसा उनका बोला गया था। मतलब बेसिकली मैं ऐसा करूं तो मेरा यहां से निकल के आ गया है डायरेक्ट टू आई स्क्वायर आर टी। ये कैसे होता है जो अपने अभी बात की ऑलरेडी, ये जो मैंने समझाया वो यही है। मान लीजिए आप बोले सर जी मेरा पंखा गर्म क्यों हुआ, क्या उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा था? आप बोलेंगे जी सर जी। उसमें कुछ रुकाव गए थे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा था? आप बोलेंगे जी सर जी। और टाइम की अपने बात कर सकते हैं, वो ज्यादा टाइम चलेगा। एक पबजी का गेम खेलते तो आपको उतना फील नहीं होता है मोबाइल हीटअप। इन 3 गेमों के बाद आपको मोबाइल हीट ज्यादा लगने लगता है, आपको लगता है मेरा मोबाइल हीटअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। क्या बोला? आपने उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। यही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला मैंने? यही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स भाई ने यही अपने को बता दिया गया था कि ऐसे हीट प्रोड्यूस होता है, और उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड द टाइम थ्रू विच करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। चलिए ये बहुत चर्चा हो गई जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। अपने को एग्जाम में बहुत बार प्रूफ पूछा जाता है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वो देख लेते हैं। अभी यहाँ बेसिकली देखिए अपने को क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अपने कुछ ना कुछ उसको, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें अपने पास रेजिस्टेंस है, तो चार्ज को फ्लो कराने के, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए मेरे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी सर जी। तो ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा है क्या ये चैप्टर में कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप बोलेंगे जी सर जी आप ये पहले पढ़ा चुके हैं। अगर यहां से मेरे को वर्क डन ढूंढना हो तो ध्यान से देखिए वो क्या आएगा, तो वर्क डन मेरा आएगा V इंटू क्यू।
क्या बोला मैंने, मेरा वर्क डन आएगा V इंटू क्यू। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या और अपने कुछ जानते हैं? मैं बोलूंगा V का आप कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? तो V का एक दूसरा फॉर्मूला और है, V इक्वल टू आई आर, जिसको मैंने प्यार से पढ़ाया था, ओम्स लॉ जिसको नाम दिया गया था। आप बोलेंगे जी सर जी ये भी हमको मालूम है। एक और देख लेते हैं, क्या आपने करंट के बारे में भी कुछ जानते हैं? तो आप बोलेंगे जी सर है, करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। यहां से देखिए मैं Q की वैल्यू ढूंढना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा I इंटू टी। क्या मिलेगा? I इंटू टी। ये I V की और Q की वैल्यू मैं इसमें पुट करके देखता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको मजा आएगा। तो क्या W अपना V इंटू क्यू था? आप बोलेंगे जी सर। V को मैंने क्या लिखा था? I इंटू आर। Q अपने पास क्या आया? I इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये अपना हो गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट का प्रूफ। ये देखिए W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या यही मैंने इधर लिखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप बोलेंगे सर जी W है। अब आपको मालूम होगा यही जो अपने काम किया वो कुछ समय बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको H लिख देता हूं। वर्क डन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यही काम एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो H का जो अपना बेसिकली फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। यही था बेसिकली जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ, या कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। ये देखिए इसका प्रूफ हो गया, यही अपने बेसिकली लिखा था। अब आप बोल सकते हैं सर जी इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बेसिकली इसको मैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूं। जो कांस्टेंट लूंगा उसका ऐसा मैं मान लेता हूं, बेसिकली वैल्यू 1 है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया जाता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ऐसा मान लिया गया था कि जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए अपने इसको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं। दूसरा जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ इसके एग्जांपल दिए थे कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो क्या इसकी वजह से खाली अपने को नुकसान होते हैं ऐसा अपने को लगता है? बट इसके बेसिकली 2 से 3 फायदे हैं। चलिए उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बल्ब की चर्चा करते हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले लाइट बल्ब की चर्चा करते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है। ये बेसिकली अपना बल्ब हो गया। अब मैं आपको इसमें मेन चीज बताना चाहता हूं। आप बोलेंगे सर जी इसमें मेन चीज क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। कि भाई जो चीज हीट हो रही है उससे अपने मेजरली नुकसान होते हैं, पर उसके कुछ फायदे भी हैं, वो अपने उस पर चर्चा कर लें। जो ये अंदर आपको दिख रहा है इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको फिलामेंट कहा जाता है। इसका क्या काम है? ये बेसिकली टंगस्टन का बना होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन बेसिकली अगर बात करें तो अपने पास एक मेटल है। क्या? टंगस्टन बेसिकली एक मेटल है। क्या बोला मैंने? ये फिलामेंट है जो बेसिकली टंगस्टन का बना होता है। इससे अपने क्या फायदा होता है? टंगस्टन का ये क्यों बनाया जाता है, ऐसा आप पूछ सकते हैं, या ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आप सुन के चौंक जाएंगे। लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बोलेंगे सर जी इतना मेल्टिंग पॉइंट होने से हमें क्या फायदा होगा, उस पर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मान लीजिए यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण, क्या बोला मैंने? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ये मेल्ट नहीं होता है, ये पिघलता नहीं है। जब बहुत ज्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जब बहुत ज्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये ग्लो करने लगता है। जो आप बोलते हैं बत्ती जल गई, लट्टू जल गया, वो यही जलता है। और वो बेसिकली इस हीट के कारण ही जलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का यही कारण है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो पिघल जाएगा और अपना बल्ब कभी ग्लो ही नहीं करेगा। अगर और इसके बारे में जानना हो तो इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या बोला मैंने? इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो अपने बोल सकते हैं उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। और रेजिस्टेंस हाई होगा या रेजिस्टिविटी हाई होगा, उसकी वजह से जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बहने में दिक्कत होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये जब हीट बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक पॉइंट के बाद वो ग्लो करने लगता है। अगर और इसके बारे में थोड़ा जानना हो तो इसके अंदर बेसिकली अपने जो पार्ट होता है उसके अंदर अपने
ऑक्सीजन नहीं रखते या बेसिकली एयर नहीं रखते, क्योंकि अगर वो होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फटने का चांस हो जाएगा, तो इसकी लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए पूछा जा सकता है कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है या उसको कैसे बचाया जाता है। तो इसके लिए अपने एयरगन यूज करते हैं या फिर नाइट्रोजन यूज करते हैं, बेसिकली इनर्ट गैस यूज करते हैं जो उनको कोई रिएक्शन ना दे सके। ये होता है बल्ब। ये बेसिकली एक हीटिंग इफेक्ट का फायदा है, वो अंदर इतना गर्मी प्रोड्यूस करता है जिससे अपना बल्ब ग्लो होता है। अगर यह हीटिंग इफेक्ट नहीं होता तो अपना बल्ब शायद कभी ग्लो ही नहीं होता। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है फ्यूज। पर आइए इस पे कुछ देख लेते हैं। क्या होता है फ्यूज? बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस। अब बोलेंगे सर जी सेफ्टी डिवाइस, बोलूंगा हाँ यही वो चीज है जो आपके घर को जलने से बचाती है। आपके रेफ्रिजरेटर, मशीन, जो भी कुछ होते हैं उनमें शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके वजह से ये अपना बलिदान दे देता है। क्या बोल दिया मैंने? जी हाँ, ये अपना बलिदान दे देता है। मान लीजिए यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है पीछे से, उस करंट की मात्रा बढ़ गई। क्या बोला मैंने? उस करंट की मात्रा बढ़ गई, तो ये ऐसा करके सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? सर्किट ब्रेक होने का कारण है क्योंकि करंट की मात्रा बढ़ गई है। और क्या पता चलेगा इससे, ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। ये निकल कॉपर एलॉय का बना होता है। क्या बोला मैंने? ये निकल कॉपर का बना होता है जो कि बेसिकली एक एलॉय है। इससे पहले आपने देखा टंगस्टन का बना था, वो बेसिकली एक मेटल था। इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? याद कीजिए, बहुत ज्यादा होता था। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब आइए एक बार फिर से, अब आपको क्लिक हो जाएगा। जब यहाँ से करंट ज्यादा आएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये जल्दी पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता तो क्या प्रॉब्लम आती? तो ये मेल्ट नहीं होता, ये सर्किट ब्रेक नहीं होता। वो ऐसे का ऐसे करंट आपके घर पे दे देता, वो ऐसे का ऐसे करंट आपके घर पे दे देता जिसके आपके घर पे आग लगने के, इंस्ट्रूमेंट के जलने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ये अपने आप को तोड़ देता है। अपना बलिदान देके ये क्या करता है? अपने घर को बचाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। बहुत लो से मेरा मतलब जो बाकी इसके आजू बाजू में यूज होता है वो बेसिकली कॉपर के वायर होते हैं। क्या बोला मैंने? वो बेसिकली कॉपर के वायर होते हैं। जो कनेक्टिंग वायर अपने घर में यूज होते हैं वो बेसिकली कॉपर के होते हैं। तो कॉपर के कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। कॉपर के कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि करंट तो अपने पास वहीं से आएगा, लेकिन वो कॉपर का इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जैसे ही आएगा ब्रेक हो जाएगा। इसको ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसको ओवरलोडिंग भी बोला जाता है। करंट बहुत ज्यादा हो गया इसलिए वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए फ्यूज का बेसिकली यही काम है। तीसरा अपना टॉपिक है वो है हीटिंग एलिमेंट। क्या होता है हीटिंग एलिमेंट? तो बेसिकली एक कॉइल टाइप ऐसा फॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉइल टाइप फॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली निक्रोम से बनाया जाता है, जो कि बेसिकली एक एलॉय है। क्या है? एलॉय है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जब इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बहुत बढ़िया चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे इसमें हीट प्रोड्यूस होती है वही हीट अपने काम के लिए अपने यूज कर लेते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आयरन बोल सकते हैं, गीजर बोल सकते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, उससे अपना काम बनता है। जैसे कैसे पता चला? तो हीट इज डायरेक्ट टू रेजिस्टेंस। ये बता चुका हूँ, H इक्वल टू I²RT। तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा अपना हीट। और अपने को बेसिकली हीट का ही तो काम था, इसीलिए तो हीटिंग एलिमेंट बनाया गया था। तो ये अपना तीसरा टॉपिक है जो इसके 3 फायदे थे। इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।